नमस्कार विद्यार्थियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अवार्चिन हिंदी साहित्य हम प्रथम प्रश्न पत्र में देख रहे हैं। आपने भारत भारती की कविता पढ़नी है और मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हमने पूरा विस्तार से पिछली कक्षा में आपको जानकारी दी है। उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी विशेषता क्या क्या थी, सारे जानकारी लिए हैं। आज हम भारत भारती की कविता मैथिली शरण गुप्त की कविता को देखेंगे। चलिए अब देखेंगे, कविता पढ़ते हैं। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। आप यहाँ पे देखेंगे सबकी जो है सबकी एक साथ होगा और ये पूर्ण है जो लिखा, ये पुण्य हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। बहुत ही सुंदर पंक्ति है और इस अवतरण में आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी होती है। तो संदर्भ के माध्यम से आप बता सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। संदर्भ में आप जानते हैं इसमें क्या लिखना होता है। जैसे बात करते हैं, चलिए, जैसे कि राष्ट्रकवि इन्हें कहा जाता है, आप जानते हैं, परिचित हैं। तो प्रस्तुत कविता पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित भारत भारती नामक कविता से ली गई है। किस कविता से ली गई है? तो भारत भारती कविता से ली गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं हम प्रसंग की ओर। प्रसंग भी लिखना होता है आपको। प्रसंग में भी प्रसंग के अंतर्गत आपको इस कविता की विशेषता क्या है उसके बारे में आपको कहना या बताना होता है। तो प्रसंग में देखेंगे कि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है। तो इन पंक्तियों में हमारे जो पूर्वजों की प्रेम की महान जो भावना है तथा उनके यशगान जो किया गया है और विश्व बंधुत्व की भावना के बारे में ये बताते हैं। तो दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूर्वजों के प्रेम की महान भावना, उनका यशगान किया गया है और विश्व बंधुत्व की भावना के बारे में यहाँ बताया गया है। व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या है, कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सबके नसों में, हम सबके नसों में पूर्वजों का जो है, हम पूर्वजों की संतान हैं, तो इसलिए हमारे रगों में उनका रक्त प्रवाहित होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह के थे? गुणी थे, वीर थे, साहसी थे, शालीन थे, उत्साही थे, जोशीले थे और पूज्य भी थे। क्या क्या थे? पूर्वज जो हमारे थे गुणी, वीर, शालिनी, आप कह सकते हैं, शालीन कह सकते हैं। तो आप देखेंगे ये गुण, शील, साहस, ये सब उनमें बड़ा उत्साह था, बड़ा जोशीला थे, वे बहुत ही पूज्य थे। और हम सबके हृदय में वही संवेदना, वही भाव, वही प्रेम की अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए। जो उनमें थे वो हमें भी रहनी चाहिए, ये बात कहा जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि मानव प्रेम सतत रूप से रहना चाहिए। मानव को, मनुष्य को बहुत ही प्रेम सतत रूप से रहना चाहिए। वह एक दूसरे की आवश्यकता हमें पूर्ण करनी चाहिए। मानव में प्रेम की भावना विद्यमान होनी चाहिए। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। मतलब एक दूसरे के प्रति एक प्रेम की भावना दिखाई देनी चाहिए। उसके बारे में प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। विशेष में हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है और शांत रस का वर्णन किया गया है। शांत रस और एवं के पद का वर्णन किया गया है। इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं। अगली जो पंक्ति है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगली पंक्ति आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है या नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है या नहीं।
माफ करिएगा, सॉरी। प्रस्तुत पंक्ति में हम देखेंगे कि जो है इसमें भी संदर्भ देना है। तो प्रस्तुत कविता पंक्ति राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती से ली गई है। व्याख्या हम के साथ साथ प्रसंग भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संदर्भ तो सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन प्रसंग जो है इनके बदल जाते हैं। इनकी विशेषता में हम देखेंगे, प्रस्तुत पद में कवि ने भारत भारती की मूल वक्तव्य को समाहित कर दिया है, जिसमें अर्थात हम कह सकते हैं कि हम अपने विगत वैभवशाली अतीत का स्मरण करना और वर्तमान की दुरावस्था का ज्ञान कराना, इसी के माध्यम से वह वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा देना चाहता है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो व्याख्या के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह की व्याख्या की जा सकती है। मैथिली शरण जी कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, अर्थात हम अत्यधिक क्या थे, श्रेष्ठ थे, हम बहुत अच्छे थे। हमारी संस्कृति, हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो जीवन मूल्य है, वैभव है, शौर्य, पराक्रम, आचरण, ज्ञान, विज्ञान, सभी पूज्य, ये अति श्रेष्ठ थे, ये सब बहुत अच्छे थे। पर अब क्या हो गए हैं, इसी के बारे में बात कही गई है कि अब क्या हो गया है, अर्थात वह सब श्रेष्ठता तो समाप्त हो गई है। वो सारी श्रेष्ठता, कौन सी श्रेष्ठता, हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, जीवन मूल्य, वैभव, शौर्य, पराक्रम, ये सारे जो श्रेष्ठ है वो समाप्त हो चुके हैं, सारे समाप्त हो गए हैं, है ना। पर अब क्या हो गए हैं, अर्थात वह सब श्रेष्ठता तो समाप्त हो गई है। इतना ही नहीं, कवि यह भी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि हमारा यह पतन हमें कहाँ ले जा रहा है। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है या नहीं, है ना, तो यह भी पीड़ा है, हमारा यह पतन हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं। अभी और कितना पतन होगा, हम कितने पतन की ओर जाएंगे। कवि की मान्यता रही है, पतन के बाद फिर नव सृजन की ओर उन्मुख होना श्रेयकर है। उन्मुख होना श्रेयकर है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार पतन हुआ है तो फिर होता ही गया है और होता ही जाता है। यह समस्या सबसे बड़ी है, इस पर कवि विचार करने को कहता है, क्योंकि हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है, क्योंकि हम पतन होते जाता है और पतन की ओर और आगे बढ़ते जाते हैं। उसमें नव सृजन की ओर हम होना बहुत आवश्यक है। नव सृजन की ओर उन्मुख होना श्रेयकर होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इस बात में कवि यह मानते हैं कि हमारा जो इतिहास है वह कहें कि इतना विस्तृत और विशाल है। क्या है, विस्तृत है, विशाल है, हमें उसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। फिर भी हमें जितना याद है उसके आधार पर इतनी जानकारी तो पर्याप्त है कि हम क्या थे, है ना, हम क्या थे, फिर भी आज इस निष्कृष्टता में सुखी है, यह कैसी विडंबना है। तो इस तरह के भाव हमें आगे कवि कहते हैं कि हमें अपने आप को सुधार करना होगा, हमें अपनी संस्कृति को, हमारे अपनी सभ्यता, जीवन मूल्य, वैभव, शौर्य, पराक्रम, आचरण, इन सब को बहुत अच्छे से अपनाना होगा और हमारे जो पूज्य थे उसी प्रकार, अतिश्रेष्ठ थे उसी प्रकार हमको बनने रहना होगा। इस तरह से विशेष के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने इसमें गहरी भाव व्यंजना प्रस्तुत की है। भाषा सरल एवं स्पष्ट है। आपने देखा है भाषा जो है इनकी ठेठ और सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। आइए चलते हैं तीसरे कविता की ओर। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित ना जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। कर्तव्य एक ना एक पावन नित्य नेत्र समक्ष हो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि ना वक्ष हो। प्रस्तुत पंक्ति में संदर्भ जो है हमने जिस तरह से बताया है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती से ली गई है। प्रसंग की ओर हम बढ़ेंगे तो प्रसंग में आप देखेंगे,
प्रसंग में इन्होंने प्रस्तुत पंक्ति में दृढ़ संकल्पी की बात कही है। दृढ़ संकल्पी की बात कही है। दृढ़ संकल्प की बात हम देखते हैं तो यहाँ पे किस तरह से दृढ़ संकल्पी बनकर हम अपने कर्तव्य से ना हटने का संकेत देते हैं और दे रहे हैं। व्याख्या हम देखेंगे तो उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित ना जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे या प्राण तन के पुण्य का ही पक्ष हो। प्रस्तुत पंक्ति में गुप्त जी कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपने लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के लिए हमें अनीति का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन की जो सरलता नहीं रहती है तथा अस्त व्यस्त हो जाती है। विगलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे या प्राण तन के पुण्य का ही पक्ष हो। हमें इधर उधर नहीं भटकना है, अपने परिस्थितियों से अटते रहना है। अपने परिस्थितियों में मतलब इतनी जो भी परिस्थितियां आ जाए उससे हमें विचलित नहीं होना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अनीति का रास्ता नहीं अपनाना है, क्योंकि इसमें जीवन में सरलता नहीं रहती है। अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उससे हम भटक जाते हैं। तो इस तरह से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जब तक रहे यह प्राण तन के पुण्य पक्ष हो, जब तक ये देखिए, जब तक रहे यह प्राण तन के पुण्य का ही पक्ष हो, क्योंकि हम जब तक इस तन में प्राण है हम पुण्य का रास्ता ही अपनाएंगे। कर्तव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र समक्ष हो। सत्य के मार्ग पर चलकर कठिनाई जरूर आती है, सत्य के मार्ग पर कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन विजय का सेहरा जो है हमें सत्य के सिर पर ही बंधेगा। और हमारे पास संपत्ति हो अर्थात बहुत पैसा हो, तब भी हम विपत्ति में हो या तब भी सत्य का मार्ग ना छोड़े और हम कभी विचलित ना हो। इस तरह से प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। तो इस तरह से हमारा जो उद्देश्य होता है उसके उद्देश्य से हमें भटकना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। और चाहे कठिनाई तो बहुत आती है, ऐसे सत्य मार्ग पर चलने पे बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, जिससे हमें विचलित भी नहीं होना है और हमेशा विजय का सेहरा हमें सर पर बांध कर चलना है। और इस तरह के जो भी समस्याएं आती हैं उसका सामना हमें करना है। तो विशेष में हम देखेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता का वर्णन है। चलिए, प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत आप देखेंगे चौथा जो है पद्य है उसकी व्याख्या करते हैं। कविता की ओर चलते हैं। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य मद का त्याग हो, सुख और दुख में सब भाइयों का एक सा भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। प्रस्तुत पंक्ति जो है राष्ट्रीय एकता का बल दिया गया है और तथा परस्पर सम्मान की भावना रखते हुए कर्म करने की प्रवृत्ति पर बात करते हैं। प्रसंग में हम कहते हैं कि ये शुभ कामना कविता से ली गई है। शुभ कामना कविता से, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में शुभ कामना भी लगा हुआ है। शुभ कामना, ठीक है, शुभ कामना एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ ही रहेगा। शुभ कामना नामक कविता से ली गई है। भारत भारती में ये संकलित है शुभ कामना। बहुत अच्छी कविता है। विद्या कला कौशल्य में, विद्या जब हम ग्रहण करते हैं तो मैथिली शरण की जब बात आती है तो वो हमारे राष्ट्रीय कवि के रूप में सामने आते हैं। इन कवि ने इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो महान व्यक्ति रहे हैं, हमारे देश में जो भी महान श्रेष्ठ कवि रहे हैं, वे एक प्रकार के पुण्यात्मक कहे जाते हैं और कह सकते हैं। अतः हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। कैसे अनुसरण करना चाहिए? क्योंकि पूर्वजों में हमने देखा है कि साहसशील शालीन थे। पूर्वजों का यह विशेषता जो है कि किस तरह के बल में, साहस में, शील में सर्वश्रेष्ठ थे, गुणवान व्यक्ति थे। अतः हमें भी उनके जैसे ही बनना चाहिए।
हम सदा उत्साहित रहे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमें में संवेदना हो, अर्थात दूसरों के दुख सुख और दूसरों के सुख में भी हमें क्या है, अनुभूति होनी चाहिए। कवि ये कहते हैं कि इतना बड़ा समाज है कि हम कटे कटे से ना रहे, हिल मिल कर रहे, जैसे सुख दुख में विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो। विद्या के प्रति, कला के प्रति, जो भी कौशल है हम सबके प्रति एक प्रेम होना चाहिए, हम सबके प्रति उद्योग का उन्माद हो। आज सुख दुख में भी हम सब एक दूसरे के साथ होने चाहिए, कटे कटे से नहीं रहना चाहिए, हिल मिल कर जुल मिल कर हमें रहना चाहिए। और हम सभी विद्या प्राप्ति में, विभिन्न कलाएं सीखने में सभी को जब हम तत्पर होना चाहिए। विद्या कला कौशल्य ये सब हम सीखने में बहुत तत्पर होना चाहिए। श्रम को हमें बढ़ावा देना चाहिए, उद्योग को हमें बढ़ाना देना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहिए और सदैव कर्मोन्मुख होना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। आलस्य, अपराध, इन सबको जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। हम सबके अंदर जिस तरह से राष्ट्र कवि में राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है, वैसे ही हम सबके अंदर भारतीय अंतर्मन से राष्ट्रीयता का भाव लाकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। राष्ट्र की सेवा करते हुए देश के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पूरा करें और पूरा कर्तव्य करते हुए देश के सच्चे सपूते हमें कहलाना चाहिए। तो इस प्रकार अंतःकरण से एक राष्ट्रीय की भावना हमें दिखाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति में व्याख्या के माध्यम से हमने देखा कि हमारे जो पूर्वज शील, साहस, बल थे और हमें भी उस तरह से बने रहना है और हिल मिलकर जुल मिलकर हमको सबके मिलजुल कर हमको सबके साथ रहना है और उद्योग और श्रम को भी अधिक बढ़ावा देना है। आलस्य को समाप्त करना है, अपराध को भी समाप्त करना है और अंतर्मन से हम भारतीयों को राष्ट्रता का भाव लाकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। एक देश के सच्चे सपूत हमें कहलाने चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली शरण जी कहते हैं। विशेष के अंतर्गत हम कह सकते हैं जन जागरण का शंखनाद कविता में हुआ है। जन जागरण की बात कविता में कहते हैं, जागो कहते हैं, सोओ मत कहते हैं। इस तरह से भारतीय परंपरा का महत्व भी निरूपित इन्होंने किया है। प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत हमने देखा है। अब हम 5 के अंतर्गत कविता पढ़ते हैं। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटावेंगे नहीं, जब तक समुज्वल माफ़ी चाहूँगी, जब तक समुज्वल ज्ञान का आलोक पावेंगे नहीं, जब तक भटकना व्यर्थ है, सुख सिद्धि के संधान में पाए बिना पथ पहुँच सकता कौन इष्ट स्थान में। तो प्रस्तुत पंक्ति में देखेंगे कि संदर्भ वही रहेगा, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य से ली गई है और इसमें हम भारतीय संस्कृति के गौरव गायक रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्र के प्रचार प्रसार का इनका विशिष्ट योगदान माना जाता है। प्रसंग में हम देखेंगे कि विद्या को अधिक महत्व दिया गया है। कवि ने विद्या को अधिक महत्व दिया गया है। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटावेंगे नहीं, अर्थात अविद्या रूपी अंधेरा हम नहीं समाप्त करेंगे, तब तक ज्ञान रूपी प्रकाश पाना असंभव है। हमें विद्या को ग्रहण करना है। कवि की चाह है कि अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें जाकर उस ओर जाकर ही हम सब सुख शांति पा सकते हैं। समुज्वल सारा हमें सुख शांति हमें सबको पाना है। सबकी ओर अज्ञानता जो है उसे ज्ञान की ओर हमें ले जाना है और अज्ञानता के कारण मानव लक्ष्य से भटक जाता है। जैसे मनुष्य अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, सच्चे अर्थों में हमें मंजिल तक पहुंचने में ज्ञान का मार्ग सर्वथा सक्षम है। अतः हमें ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। हमें पूरे सभी समुज्वल यानी ज्ञान का आलोक जब तक हम पाएंगे नहीं, तब तक हम भटकते रहेंगे। इसलिए हमें विद्या का होना, ज्ञान प्राप्त करना, विद्या का प्राप्त करना बहुत आवश्यक है।
तभी हम अपने पथ तक व्यर्थ है सुख सिद्धि में संधान में और पथ पहुंच सकता है कौन से स्थान में। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने विद्या को अधिक महत्व दिया है। विद्या ग्रहण करना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए, इस प्रकार की बात प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। यहाँ पे देखिए जो तमसो या ज्योतिर्गमय का सिद्धांत प्रतिपादित होता है और खड़ी बोली शब्दों का प्रयोग, खड़ी बोली के स्वाभाविक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। स्पष्ट रूप से अनुप्रास और रूपक अलंकार की छटा यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरह से ये आपकी कविता है भारत भारती BA द्वितीय वर्ष में। और अगली कविता की ओर हम बाद में चलेंगे, बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू एंड गुड बाय।